जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आपके सामने ज्ञान अकेडमी प्रयागराज परिवार में आप सभी दोस्तों, मित्रों, महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस, लेखपाल, अदरवाइज जो भी वनडे एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, खास करके लेटेस्ट जो वैकेंसियां हैं वो पुलिस और लेखपाल की हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल की वैकेंसी आई है। इसी क्रम में मैं आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ पूरे डेडिकेशन के साथ लगा हुआ हूं। आप लोग भी पूरे डेडिकेशन के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने मित्रों तक, दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, सब लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इन वीडियो का या हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि यहाँ ये जो क्लासें हैं पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए आपको कोई चार्ज दे नहीं होता। तो आपको केवल चार्ज कितना देना है? चार्ज के रूप में केवल एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए तो कोटि कोटि धन्यवाद इसके लिए। लेकिन यह है कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें, उसमें बड़े कंजूसी करते हैं। ठीक है, कमेंट्स और लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर। ठीक, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और पेन कॉपी लेकर के बैठिए। उसके बाद आगे हम पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक आपका है मिट्टी। टॉपिक का नाम है मिट्टी, है ना। मिट्टी क्या होता है? मिट्टी है क्या? मिट्टी सॉल्व। मिट्टी क्या होती है? सॉल्व। अब मिट्टी को देखते हैं कि मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जन्म कैसे होता है। अगर इसके जन्म की बात करूं मैं मिट्टी के, तो मिट्टी का जो जन्म होता है दोस्तों वो चट्टानों से होता है। किसमें से होता है? मिट्टी का जन्म चट्टानों से होता है दोस्तों, चट्टानों से। कोई मिट्टी अलग से नहीं आ जाती। चट्टान है या कोई कण है, उसके टूटने से, जैसे सपोज करो ये चट्टानी भाग है, ये चट्टानी भाग को जब इसमें रासायनिक और केमिकली इसमें प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें फैलाव और सिकुड़न होता है, इसमें दरार पड़ती है। दरार पड़ने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह करके पवन के द्वारा, वर्षा के द्वारा जाकर के स्थापित हो जाती है। आप देखेंगे इसमें कि मिट्टी जो है, अगर एक शब्द मैं सीधा सीधा इसको बोलूं कि मिट्टी क्या होती है, तो मिट्टी चट्टान से निर्मित होती है या मिट्टी चट्टान का ही भाग होती है। मिट्टी कोई अलग से पार्ट नहीं होता दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। तो आप लोग देखते होंगे कि ये मिट्टी कहां से आती, कैसे आती है। तो दोस्तों, चट्टानों से ही निर्माण होता है मिट्टी का। हमारे देश में कई महत्वपूर्ण प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। हमारे देश के अंदर कई महत्वपूर्ण प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। उनमें खास करके जैसे जलोढ़ मृदा, आप देखेंगे कई प्रकार की मिट्टियां भारत में हमारे पाई जाती हैं। खासकर मैं बात करूंगा जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, और अगला हो गया आपका बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी। इस तरीके से आप देख पाएंगे बहुत सारे प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। चिकनी मिट्टी, ये सब क्या है? भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियां हैं। तो हम इसमें से पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा को, जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मृदा। देखिएगा, इसको पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा को पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा। अब देखिए, जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा निर्मित होती है। द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। अब प्रश्न उठा के सर हम समझे नहीं कि कैसे इसका निर्माण होता है। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए, जैसे एक मैं भारत का ऐसे स्ट्रक्चर मैप ड्रॉ कर लेता हूं, छोटा सा।
ये मान लिया हम इंडिया है, ठीक है दोस्तों। अब इंडिया में जो जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं वो ज्यादातर आपको कहां पर मिलते हैं, ज्यादातर ये पश्चिम बंगाल, सॉरी बांग्ला, पंजाब के पास से लेकर के, पंजाब से लेकर के और यहां पर ब्रह्मपुत्र के बीच का एरिया होता है, क्योंकि जो सिंध नदी वो यहां से निकलती है, ठीक है। सिंधु यहां से निकलती है, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु है, सिंधु, और ये ब्रह्मपुत्र है, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इनके बीच का कुछ एरिया है, खासकर मैं बात करूं तो ये विंध्याचल के ऊपर का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा जलोढ़ मृदा के अंतर्गत समाहित किया जाता है। अब हम देख पाएंगे कि जो ये नदियां होती हैं, जब इन नदियों का उद्गम होता है, कहां से, इन नदियों का उद्गम होता है पर्वतों से, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो नदियां हैं वो पर्वतीय नदियां हैं, पहाड़ी नदियां हैं। तो जैसे हिमालय से जिन नदियों का निर्माण होता है ग्लेशियर से, तो ये नदियां निकलने के उपरांत, यहाँ से जैसे निकलती हैं, निकलने के उपरांत क्या करते हैं कि पर्वतों को काटते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं, पर्वतों को काटते हुए आती हैं। जब पर्वतों की काटते हुए आएंगे तो वो उस अपने साथ मलबा या सेडिमेंट्री रॉक को बहा करके लाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक बहा करके लाती हैं। जब सेडिमेंट्री रॉक को बहा करके लाएंगे तो कहीं ना कहीं, अब एक चीज और बता दूं, जो ये पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाहित हो रही हैं तो वहां बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से होके बहती हैं, तो जो चट्टानें वहां पर जमी होती है तो उनके जो छोटे छोटे कण होते हैं इस पानी के संपर्क में आने के बाद वो वहां से ढीले हो जाते हैं। जैसे ये ढीले हो जाते हैं तो जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, किसके, चट्टानों के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो लुढ़क लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं। तो अब आप एक बात देख पाएंगे कि जैसे ये नीचे आता है ऐसे, तो यहाँ पर जो ये ऊपर से लुढ़क लुढ़क के ये पत्थर आ रहे थे, तो यहाँ पर एक मैदान का निर्माण कर देते हैं, जिसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है क्या, इसका नाम क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं भाबर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र है। इसके बाद अब ये जो नदी है, नदी आगे प्रवाहित होगी, ऐसे ऐसे आगे बहते हुए जाएगी। अब देखिए जैसे ये जो अलग अलग धाराएं इधर उधर से हैं ये सब इकट्ठा होंगी, ऐसे इकट्ठा होते हैं, और जो ये बीच का एरिया है आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये वाला भाग, ये सब दलदली होता है, इसी को बोलते हैं तराई भाग। क्या बोलते हैं, तराई भाग। और तीसरे क्रम में आपका जब ये नदी की धाराएं सब इकट्ठा हो जाती हैं, फिर ये आगे नदी ऐसे ऐसे बहने लगती है। जब ऐसे ये बहते हुई जाती है तो इस नदी के द्वारा, कोई भी नदी हो, पर्वतीय नदी है, इस नदी के द्वारा जब बाढ़ का समय आता है तो यहां तक सपोज करो पानी पहुंच जाता है, बाढ़ के समय यहां तक, और इस एरिया तक पहले बाढ़ का पानी पहुंचता था। तो जहां तक पहले बाढ़ का पानी पहुंचता था आज नहीं पहुंच पा रहा, अब बाढ़ के कारण वह क्षेत्र ऊंचा हो गया है, उस क्षेत्र को कहते हैं बांगर क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, बांगर। और जहां आज भी बाढ़ का पानी पहुंच पा रहा है, इन क्षेत्रों को बोलते हैं खादर क्षेत्र। और ये जो खादर क्षेत्र होता है ना, यह मिट्टी को हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं, और ये बहुत ही उपजाऊ होती है, कह सकते हैं भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिट्टी बनती है। तो ये मैक्सिमम जो भाग है सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक का, ये जो मैक्सिमम एरिया देख रहे हैं भाई, सिंधु की सहायक आप देखेंगे, सिंधु की सहायक हो जाती है झेलम, सिंधु की सहायक हो जाती है अगले चिनाब, चिनाब हो जाती है। फिर सिंधु की सहायक अगली देख लेते हैं, तुरंत आप देखते हैं, सॉरी हाँ, सिंधु की सहायक क्या हो जाती है, रावी, और वो चिनाब में जाके मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। फिर इसके बाद अगली कौन सी हो जाती है, ब्यास, और इधर से एक नदी निकल के आती है, कौन सी,
सतलज, और सतलज निकल के आती है और जा करके चिनाब से मिल जाती है, और जो ये आपका ब्यास है वो सतलज से मिल जाती है। ठीक, और पूरे इस जल को चिनाब ले जा करके मिठानकोट में मिल जाती है, मिठानकोट पाकिस्तान में, सिंधु में। तो एक चीज आप देखिए, जो ये नदी यहां से लेकर यहां तक है, 5 नदियां, इन 5 नदियों के क्षेत्र को ही पंजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पंजाब बोलते हैं। अब बताइए जो द्वाब का एरिया है ये उत्पादन के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जो मैक्सिमम चीजों में नंबर 1 स्थान पे वो पंजाब राज्य जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है उत्पादन में, तो आप तुरंत जवाब देंगे उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो भैया पंजाब होता है। कौन सा होता है? पंजाब होता है। दूसरे नंबर पे चावल का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है चावल के उत्पादन में, तो आप तुरंत जवाब देंगे खट से क्या, कि सर चावल के उत्पादन में तो प्रथम राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि भैया प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पूछ रहा हूं मैं, प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन में कौन सा है, तो आप तुरंत जवाब देंगे सर पंजाब है। तो बात क्लियर हो रही है ना, ये पंजाब है। तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन की बात किया जा रहा है उसमें आपका ये आ जाता है पंजाब। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बात करता हूं। तो मैक्सिमम जो एरियाज हैं, मैक्सिमम जो क्षेत्र हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, किसके? जलोढ़ मृदा के। अब मैं जलोढ़ मृदा के विषय में थोड़ा सा और बात करूंगा आपसे। देखिएगा, जो ये जलोढ़ मृदा है, अब देखिएगा इसमें मैं बताता हूं आपको कि जितना ये क्षेत्र सिंधु से लेकर के और ब्रह्मपुत्र तक का जो ये एरिया है, ये पूरा जलोढ़ मृदा का है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर विंध्य पर्वत के ऊपर की बात कर रहा हूँ। जब इसके बीच में मैक्सिमम जलोढ़ मृदा पाई जाएगी और मैक्सिमम उत्पादन होगा, कृषि की सघनता भी यहीं पर है, कृषि की सघनता भी यहीं पर है, कृषि की सघनता, क्योंकि मिट्टी कौन सी है? ज्यादातर जलोढ़ मृदा है। अब इसके बाद आप देखेंगे दूसरी बात क्या देखेंगे, कि अगर यहाँ पर कृषि में सघनता है, क्यों? क्योंकि पानी की उपलब्धता है, मिट्टी अच्छी है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। क्या होगा? जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, घनत्व भी अधिक है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व भी अधिक है इसका। आप देखिए, ये तो जलोढ़ मृदा हो गई। वैसे जलोढ़ मृदा में जो ह्यूमस है और नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। ह्यूमस, जो जलोढ़ मृदा है, इसमें किसकी कमी होती है? ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसकी कमी होती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी होती है, और इसी वजह से देखिए जो ह्यूमस है, हाँ ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए अपना पूरा। क्या बताया मैंने कि 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र यहाँ पे हैं। पहले सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। गंगा का ये मैदान तो है ही है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यहाँ पे जनसंख्या घनत्व होगा, कृषि भूमि होगी, सब कुछ होगा, मतलब कृषि के लिए सघन कृषि होगी यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके साथ काली मिट्टी की। काली मिट्टी, जलोढ़ मृदा हो गई, काली मृदा। काली मृदा भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, काली मृदा के विषय में आपको बता देता हूं मैं। काली मिट्टी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं? रेगूर। हाँ, या तो इसी को दूसरे एक और बोलते हैं रेगर, अतः इसी का नाम है रेगूर या रेगर कहो, या इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। स्वतः
जुताई वाली मिट्टी। अच्छा, इसका जो निर्माण होता है किसका? काली मिट्टी का। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है दोस्तों, तो इसका निर्माण ज्वालामुखी से जो निर्मित चट्टानें होती हैं या ज्वालामुखी से जो ज्वालामुखी निर्मित जो पठार हैं वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है, पठारों में पाई जाती है। देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, कौन सा पठार? जो प्रायद्वीपीय पठार है वहां पर काली मृदा का रेगुर मृदा कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, ये ज्वालामुखी निर्मित होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब इसमें चट्टानें टूटती हैं, टूटने के बाद ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती हैं, दूसरे स्थान तक जाती हैं। ठीक है, अब जब दूसरे स्थान तक जाती हैं तो अगर इस बात को हम देखें तो जो रेगुर मिट्टी है, कौन? रेगुर मिट्टी है, इस पर जो सर्वाधिक फसल होती है वो कपास की होती है। कौन सी होती है? कपास की होती है। अब प्रश्न पूछा जाए ये मिलती कहाँ है, तो दोस्तों ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन एरियाओं में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस और फास्फोरस, तीन चीज की इसमें भी कमी होती है। जैसे उसमें उसी तरह से इसमें भी कमी होती है। तो याद रखिएगा ये जलोढ़ मृदा का एरिया है और ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। अब आगे देखिएगा, इस मिट्टी में जो खासियत है वो पोटास पाया जाता है। क्या? इस मिट्टी में जो खासियत है वो क्या पाया जाता है? पोटास। इस मिट्टी में पोटास की विद्यमानता पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्यों कहते हैं? कारण है कि जब बारिश होती है या पानी से सिंचाई की जाती है, जब बारिश होती है या पानी से सिंचाई की जाती है तो ये मिट्टी एकदम से तुरंत जो है गीली भी हो जाती है, और जैसे थोड़ा सा हवा लगा, थोड़ा सा सूख गई तो ये इसमें दरारें, क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। इस वजह से स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी की बात करूं तो देखिए, लाल मिट्टी पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी का जो एरिया आप देखेंगे तो थोड़ा सा तमिलनाडु का एरिया है, सॉरी केरला का क्षेत्र है, तमिलनाडु का एरिया देखते हैं। ये तमिलनाडु के एरिया में कुछ में पाई जाती है, और कई खासकर ये पहाड़ी मिट्टी है। इतना याद रखिए, ये कैसी मिट्टी है? पहाड़ी मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है लाल मिट्टी। इसी तरह से लेटराइट। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको, जलोढ़ मृदा को और काली मृदा को। जलोढ़ मृदा और काली मृदा को जब आप अच्छे से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे दोस्तों। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट आगे मैं बात करूं आपके साथ कृषि, आगे बात करूंगा आपसे कृषि पर। तो देखिए, दो तरह की मिट्टी। अच्छा, एक चीज और आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या? कि सर चाय का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? तो दोस्तों, जो चाय का उत्पादन है वो लेटेराइट मिट्टी में होता है। किसमें? पर्वतों में पाई जाती है, पर्वतों में पाई जाती है। आप देखिए क्या होता है, जब चाय की कहीं भी फसल उगाई जाती है तो कोशिश किया जाता है कि इसकी जड़ों पर पानी ना रुके। कारण कि जब चाय की जड़ों पर पानी रुक जाता है तो चाय का पौधा नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो लेटराइट मिट्टी होती है वहां पर इसकी फसल उगाई जाती है चाय की। लेकिन आप दो मिट्टियों को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जलोढ़ और काली, क्योंकि मैक्सिमम भाग कहा जाए, अगर मैक्सिमम भाग में देखें हम तो जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे के पार्ट को लेकर के मिलता हूं। तब तक आप लोग खुश रहिए, आनंद मनाइए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करते रहिए, अपने परिवार को इस पैंडेमिक से बचाइए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अगर आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। ओके, जय हिंद।